जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जो ये दृष्टि की बुक है आर ओ की, जिसका तृतीय संस्करण जारी हुआ है, इसमें भारतीय कृषि का 60 नोट और साथ ही ट्रिक से पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। टारगेट आपका 11 फरवरी है। 5 प्रश्न यहाँ से पक्के होने वाले हैं और एक ही वीडियो में सब कुछ समाप्त होने वाला है। जैसा कि आपके सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी और जीएस दोनों आपको 11 फरवरी से पहले कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हिंदी के घटना चक्र के अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड हम कर चुके हैं, 3 और बाकी है, अपलोड हो जाएगा। बाकी हिंदी का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसकी एक एक टॉपिक का कंप्लीट वीडियो, जिसमें 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज तीसरा आएगा। बाकी ये भारतीय कृषि खत्म हो रहा है। अब जो है इसके बाद जो वीडियो आपका कल तक जो है पूरा एनवायरनमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब हम जो है ज्योग्राफी पे पहुंचेंगे। तो जीएस पूरा पोर्शन भी ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। देखिए, इसको ज्वाइन कर ले। देखिए, बात करेंगे इसी का 60 नोट बनाया गया है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, तो आप पेन पेपर जरूर लेकर बैठें। साथ ही एक बार देखने के बाद रिवीजन सबसे ज़रूरी होता है, तो आप इसका पीडीएफ निकलवा लें और उसके बाद पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो देखें, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, भारतीय कृषि की बात करेंगे, पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 50% से अधिक आबादी जो है, उनकी जो आजीविका है वो कृषि पर निर्भर है। बात करें 1950 से 51 की, तो भारत में जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान जो है लगभग 52% था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कृषि का जो योगदान है वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन उस समय या वर्तमान में भी 60% भाग पर अभी भी कृषि की जाती है। आगे हम बात करेंगे तो भारत में जोत का मतलब जो कृषि भूमि है, उपलब्धता के आधार पर कृषकों की श्रेणी में बांटा गया है। देखिए कितनी उपलब्धता है। सबसे पहला यहाँ पर सीमांत जोत उसे कहते हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम होता है, और ऐसी जो भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 67.1% जो है वो सीमांत जोत का हिस्सा है। दूसरा छोटी जोत है, जिसको हम कहते हैं 1 से 2 हेक्टेयर, ये जो है 17.9% है। तीसरा जो है अर्ध मध्यम जोत है, इसमें 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि आती है और यहाँ पर 10% भूमि है। चौथा आपका मध्यम जोत होता है, 4 से 10 हेक्टेयर आता है, इसमें 4.25% की भूमि है। और पांचवा जो है बड़ी जोत आता है, जिसमें 10 हेक्टेयर से अधिक आता है, इसमें 0.7% भूमि है। तो आपको मालूम है कि वैसे भी हमारे देश में जो सीमांत जोत है, मतलब छोटे खेती वाले जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, वो ज़्यादा है। तो यहाँ इसको एक बार जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीमांत जोत कई बार पूछा गया है, 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10 और बड़ी जोत जो है 10 से ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फसल का नाम आता है चावल। चावल आपको दिख रहा है। चावल भारत की जो है भारत की प्रमुख फसलें हैं। तो देखिए, चावल जो है उष्ण आर्द्र जो है जलवायु की खाद्य फसल है। उष्ण आर्द्र का मतलब होता है उष्ण भी होना चाहिए, मतलब गर्म का मौसम होना चाहिए, गर्मी का मौसम, और आर्द्र का मतलब होता है नमी भी होना चाहिए। तो इस फसल में चावल होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वार्षिक वर्षा चाहिए, और मृदा जो है जलोढ़क होना चाहिए। जलोढ़ मृदा उसे कहते हैं जिसमें जल सोखने की क्षमता हो, और वैसे भी चावल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो चावल की एक प्रजाति होती है, किस्म है, जिसको कहते हैं गोल्डन धान। इसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन धान में। और विटामिन ए की कमी से वैसे भी लोगों को रतौंधी होती है, तो यदि आपको रतौंधी की कमी है तो गोल्डन धान खाइए। आगे बात करेंगे। चावल हमारे देश का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है, उसमें अकेले 43% उत्पादन चावल का होता है। पूरे दुनिया में पहले स्थान पे चावल के उत्पादन पे चीन और दूसरे पे भारत है।
अपने देश की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है चावल के मामले में। और वैसे भी आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख जो भोजन है वो चावल भात खाकर लोग रहते हैं, मछली भात खाकर रहते हैं, चावल से भात तैयार किया जाता है। दूसरे पे चावल के मामले में उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे पंजाब है। दक्षिण राज्य और पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में 2 से 3 फसलें चावल की बोई जाती हैं। तो जितने दक्षिण राज्य हैं और पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो है लगभग वर्ष भर वर्षा होती है। जब मानसून आता है दक्षिण पश्चिम तब भी वर्षा होती है, और जब लौटता है मानसून ठंडी के मौसम में उस समय भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर उन प्रदेश में वर्षा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्ष में जितने भी फसल होते हैं पश्चिम बंगाल और दक्षिण राज्य में सारे चावल के उगाए जाते हैं। आगे देखिए, अब थोड़ा सा इनका कुछ अलग अलग नाम होता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में शरद ऋतु में जो है आस कहा जाता है, शीत ऋतु में जो है अमन कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु में जो है बोरो कहा जाता है। ये चावल की फसल है। असम में जो है शरद ऋतु में, शरद ऋतु आप सभी को मालूम है, बारिश के बाद शरद ऋतु आता है, वही जब ठंडी की शुरुआत होती है। उसके बाद शीत आता है और उसके बाद ग्रीष्म आता है। असम में शरद ऋतु में अहू कहा जाता है, शीत ऋतु में सली कहा जाता है और ग्रीष्म ऋतु में बोरो कहा जाता है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप जब 2-3 बार पढ़ लेंगे ना तो अगर एग्जाम में आएगा तो उतना आपको हिंट भी मिल जाएगा। तीसरा उड़ीसा, यहाँ पर शरद ऋतु में बियाली कहा जाता है, शीत ऋतु को शरद कहते हैं और ग्रीष्म को डलुआ। बिहार में जो है शरद ऋतु में जो है भदई कहा जाता है, उसके बाद शीत ऋतु में अगहनी, ग्रीष्म ऋतु में गर्मा। केरल में जो है बिरूपू, मुंदकन, पुंजा, और तमिलनाडु में सोरनावरी, सांबा, थलाड़ी शीत ऋतु में और नवराई ग्रीष्म ऋतु में। तो 1-2 बार इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो अगला देखिए, अब हम बात करेंगे गेहूं की। तो देखिए, धान की कुछ किस्मों के बारे में बात कर लें। धान की जो प्रमुख किस्म है वो जया है, साकेत है, पूसा है, सुगंधा है, गोविंद, माही, रत्ना, सूरज नहीं है, सरजू है। ठीक है। पूरक 33, लूनी श्री, मतलब लगभग ये स्त्रीलिंग नाम है। फिलहाल आप एक बार आप पढ़ लेंगे। पूसा धान आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, जया पूछा गया है। ठीक है, ये 2 नाम जो है ज़्यादा पूछे गए हैं और लूनी श्री पूछा गया है। तो 3 नाम मुख्यतः आप याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, जया, पूसा और लूनी श्री। अब यहाँ पर पूसा को हमने अंडरलाइन किया है, अभी आगे बताते हैं क्यों अंडरलाइन किए हैं। देखिए, अब गेहूं की प्रजाति के बारे में बात करेंगे। वेट कहा जाता है, ये शीतोष्ण जलवायु है, शीत और उष्ण होता है। जैसे रबी की फसल कहते हैं, ये ठंडी के मौसम में बुआई होती है और मार्च के आते आते कटाई हो जाती है। तो ये शीतोष्ण जलवायु खाद्य फसल है। उपजाऊ इसके लिए बलुई मृदा चाहिए, 10 से 15 सेंटीग्रेड का जो है तापमान चाहिए और 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे पंजाब आता है। और विश्व में गेहूं और चावल हर जगह जो है चीन और भारत टॉप पे है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में जो हैं। तो गेहूं की कुछ जो प्रमुख किस्में हैं वो हैं लरमा रोजो, सोनारो 64, मैको रानी, VL829, HS420, HS355। आप 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इतना जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए। चावल का पूछा जाता है। सोनारो याद कर लीजिए, सोना मंसूरी आप गांव में देखते ही होंगे। मैको रानी याद कर लीजिए, लरमा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे मक्का की, जिसको मैज कहते हैं। ये अर्ध शुष्क जलवायु की खाद्य एवं चारा फसल दोनों है। ये खाद्य फसल भी होता है, मक्का का मतलब वही भुट्टा होता है, और चारा फसल भी होता है। गांव में इसे लोग जोन्हरी कहते हैं। ठीक है। मक्का को जो है अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपनाम इसका है अनाजों की रानी, मक्का को कहा जाता है। इसके लिए तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मृदा उच्च जल धारण युक्त होना चाहिए, मतलब ऐसी मृदा जो जल को धारण करे। उत्पादन जो है सबसे अधिक भारत में कर्नाटक में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो ये मक्का सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। विश्व में सबसे अधिक मक्का जो है आपको अमेरिका में देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पे मक्का होता है कि वहाँ पर, अब यहाँ पर हमने बोला है कि जो मक्का है वो खाद्य और चारा फसल दोनों के लिए होता है। तो अमेरिका में वहाँ के जो जानवर हैं वहाँ पर चारा फसल के रूप में इसको उगाया जाता है और वहाँ पे जानवर जो है भुट्टा खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इस भुट्टा के कुछ जो है किस्मों को देख लीजिए।
ये प्रताप है, ये पूसा अली है। अब यहाँ पर फिर से सर्कल हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। जब अभी हम पीछे आपको हम पढ़ा रहे थे चावल का, धान की जो प्रमुख किस्में थी, तो यहाँ पर देखिए पूसा आया था, तो इसलिए हमने सर्कल किया है कि इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और जब आप मक्का में आ गए तो यहाँ पूसा अली हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो धान होता है उसका पूसा होता है और मक्का का पूसा अली होता है। बाकी इसके कुछ अन्य किस्म प्रताप, शंकर 5, विवेक, मक्का 11, गिरजा, ये जो है आपके मक्का के किस्में हैं। दलहन की बात करेंगे, पल्सेस, मृदा की उर्वरता, प्रोटीन युक्त खाद्यान्न, ठीक है। दाल लगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, साथ ही इससे प्रोटीन मिलता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा देखिए दाल का जो है उत्पादक है, ठीक है, दलहन का, उपभोक्ता भी है, खुद खाता भी है और सबसे अधिक आयात भी करता है। मतलब दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन करने के बाद भी खाने की कमी पड़ जाती है, दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। आगे देखिए, दलहन में किसका योगदान होता है? दलहन में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो हमारे देश में वो चना का है। दूसरे नंबर पे अरहर आता है, जिसको तूर भी कहा जाता है। बाकी उसके बाद मूंग, मटर, मसूर, उड़द, ये भी दलहन में आते हैं, लेकिन पहला दो नाम याद रखिएगा कि सबसे अधिक दलहन में योगदान चना का है और दूसरा अरहर या तूर का है। भारत में उत्पादन करें तो सबसे अधिक दलहन जो है मध्य प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश से बगल में जो आएंगे महाराष्ट्र में होता है और फिर राजस्थान में। तीनों एक दूसरे के अगल बगल में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अरहर की कुछ किस्में, फिर से हमने पूसा यहाँ पर क्लिक किया है, तो ध्यान से सुनिए, 3 बार पूसा आ गया है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। जब आप धान की देखे हैं किस्म तो पूसा आया था, यहाँ पर मक्का का देखे हैं तो पूसा अली आया है और अरहर में पूसा 992 आ गया और पूसा 16 भी आ गया, 16। तो ध्यान रखिएगा इसको विशेष करके। और यहाँ पर यमे 6 है, मालवी चमत्कार है, पारस है, अमर है, ये सब जो है अरहर की किस्में हैं। अब यहाँ पर अरहर की किस्में के बाद चने की कुछ किस्में, क्योंकि दलहन में सबसे अधिक योगदान चने का है, राधे, विशाल, उदय, सम्राट, और यहाँ पर पूसा चमत्कार लिखा गया, तो पूसा 4 जगह आ गया, ध्यान दीजिएगा। पूसा धान, पूसा अली मक्का, पूसा 992 और 16 अरहर और पूसा चमत्कार आपका हो जाएगा चना का किस्म, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे तिलहन, जिसको ऑयल सीड कहा जाता है, कि भारत में खाद्यान्न के बाद दूसरा स्थान इसी का आता है, जो कि ये एक नगदी फसल है। उत्पादक में देख लें, तिलहन में देखिए सारा आपका मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सब से तेल निकलता है। तो मूंगफली के उत्पादन में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात है, सबसे अधिक गुजरात में मूंगफली होता है। सरसों सबसे अधिक राजस्थान में होता है, जिसको तोरिया कहते हैं। सोयाबीन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, जबकि पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन सोयाबीन सबसे अधिक महाराष्ट्र में। और सूरजमुखी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। अगर हम टोटल तिलहन उत्पादन की बात करें सबको मिलाकर, तो पहले नंबर पर राजस्थान आएगा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा और तीसरे नंबर पे गुजरात आएगा। इन सभी को मिला दे तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, केवल मूंगफली पूछेगा तो गुजरात, और कुल मिला जुला के ये तीनों हो जाएंगे। क्लियर है? 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, अगला यहाँ पर फिर ज्वार की बात किया गया है। ज्वार एक जो है उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। वर्षा 40 सेंटीमीटर चाहिए, तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर भारत में जो है इसे खरीफ की फसल में बोया जाता है ज्वार को, लेकिन दक्षिण भारत में खरीफ और रबी दोनों की फसल में बोया जाता है, दोनों में बोया जाता है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्पादन की हम बात करेंगे तो सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। अब देखिए, चूंकि दक्षिण में रबी और खरीफ दोनों में बोया जाता है तो उत्पादन भी दक्षिण में होगा, और दक्षिण में पड़ा कौन भाई? कर्नाटक पड़ा, ठीक है। दक्षिण में कौन पड़ा? तमिलनाडु पड़ा, और महाराष्ट्र भी एक तरह से दक्षिण में ही पड़ता है, तो महाराष्ट्र भी हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मोटा अनाज उत्पादन जो है पहले स्थान पे कर्नाटक है और दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है, ठीक है। कर्नाटक यहाँ दिया भी गया है। ज्वार मोटे अनाज के रूप में गिना जाता है, ज्वार बाजरा, ठीक है। आगे बात करते हैं, गन्ने की बात कर लें तो देखिए देशज रोपण एवं नगदी फसल है।
ठीक है, देसी रूप से इसको बुआई होता है और ये नकदी फसल है, पैसे के लिए इसको बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। ठीक है, तापमान 21 से 27 डिग्री, बलुई मृदा मिट्टी चाहिए, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, फिर भारत में होता है, लेकिन विश्व में चीनी उत्पादन में भारत टॉप पर है। गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पहले पे है, दूसरे पे भारत है, लेकिन चीनी के उत्पादन में भारत टॉप पर है। यहाँ पर अपने देश में बात करें तो यहाँ पर जो है गन्ना सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक हमने बनाया है गऊ मटक। इसमें एक गाना भी चला है, मटक चली मटक चली। तो यहाँ पर गऊ ग से गन्ना हो गया, ऊ से उत्तर प्रदेश पहले पे आता है, फिर म से महाराष्ट्र हो जाएगा और टक से कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी ट्रिक कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, आपको मेहनत ही करना होता है। यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत को, और क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। कपास की बात करेंगे जो कि कॉटन होता है। कपास देखिए, भारत का जो कपास है इसे श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से किसे श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। भारत कपास के पौधों का जो मूल स्थान है, यहीं से कपास की उत्पत्ति हुई है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय नगदी ये फसल है, ये भी नगदी फसल है, और इसके जो रेशा होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। इसके लिए काली मृदा चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, वर्षा 60 से 85 सेंटीमीटर, और मौसम पाला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। उत्पादन में टॉप पे गुजरात आ गया, तो गुजरात के आसपास तो काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर गुजरात आ गया। फिर आपका महाराष्ट्र आ गया, यहाँ भी काली मिट्टी है। फिर तेलंगाना आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भारत में उत्पादन में 3 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तीनों दक्षिणी राज्य हैं और तीनों जगह जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो चीज़ों को कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए कपास जो है अगर आपको याद करना है तो यहाँ पर क गुम तेल। ठीक है, क गुम तेल, तो यहाँ पर क का मतलब हो जाएगा कपास, गुम का मतलब गु से गुजरात, म से महाराष्ट्र, और तेल का मतलब तेलंगाना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। विश्व में कपास की बात करें तो पहले पे चीन, दूसरे पे भारत। जितने फसल हैं मैक्सिमम 99% में चीन टॉप पे मिलेगा, दूसरे पे आपको भारत देखने को मिलेगा। इसके बाद जूट की बात करें, जूट एक आपका जो है नगदी फसल है। इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च तापमान चाहिए, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, नई जलोढ़क मृदा चाहिए इसके लिए। ठीक है, जिसको हम खादर और बांगर कहते हैं। खादर नई जलोढ़क मृदा होती है और बांगर जो है पुरानी जलोढ़क मृदा होती है। विश्व में पहले स्थान पे जूट में जो है भारत है, दुनिया का लगभग 60% अकेले उत्पादन करता है, और दूसरे पे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है, दूसरे पे असम होता है, तीसरे पे बिहार। तो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, पश्चिम बंगाल के बगल में उस साइड में जाएंगे पूरब में तो असम पड़ेगा, और इधर पश्चिम में आएंगे तो आपको बिहार मिलेगा। तो वहीं जो है इसका उत्पादन जूट का होता है। जय अब, इसका ट्रिक आप बना सकते हैं। जय अब, जय से जूट, ठीक है, जब अब मतलब अब माला जब, और प से यहाँ पर पश्चिम बंगाल, अ से जो है यहाँ पर असम हो जाएगा, और ब से बिहार हो जाएगा। ठीक है, जब अब मतलब कोई काम नहीं है तो जब अब, क्या जब, माला जब। चाय की बात करेंगे तो प्रमुख पेय फसल है भारत का ये। उष्णार्ध एवं उपोष्ण आर्द्र जलवायु में होता है। 150 से 200 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन वर्षा चाहिए। अम्लीय तथा ह्यूमस युक्त मृदा चाहिए। ह्यूमस युक्त मतलब जिसमें नमी होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान चाहिए। पहाड़ी ढलान होना चाहिए, और पहाड़ी ढलान इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके जड़ में जल जमा न हो। यदि जड़ में जल जमा हो गया तो फिर ये चाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे फिर से चाय उत्पादन में चीन है, दूसरे पे भारत है। अपने प्रदेश की बात करें तो टॉप पे असम है। असम में जो है ज़्यादा आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, और चाय जो है हमारे देश का लगभग 50% जो उत्पादन होता है वो आपका असम में होता है। असम से जो है पश्चिम में आएंगे तो आपको पश्चिम बंगाल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जो है तमिलनाडु में एकदम नीचे देखने को साउथ में आ जाना पड़ता है। तीसरे रैंक पे तमिलनाडु का नाम है। पश्चिम बंगाल की जो चाय है, जिसको दार्जिलिंग की चाय कहते हैं, इसको हमारे देश में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था सन 2004 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए
कहवा की बात करेंगे, ये जो है उष्णकटिबंधीय रोपड़ एवं नगदी फसल है। कहवा भी जो है कॉफ़ी जिसे कहते हैं, आप लोग पीते ही होंगे। ये पैसे के लिए ही इसका रोपड़ किया जाता है। नगदी फसल मतलब जहाँ से नगद पैसे मिले। 16 से 28 डिग्री तापमान होता है। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ढलुआ यहाँ पर भी भूमि होनी चाहिए, यहाँ पर पानी जमना नहीं चाहिए। इसकी फेमस किस्में जो हैं आपकी अरेबिका है, रोबस्टा है, लाइबेरिका है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अरेबिका और रोबस्टा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उत्पादन में जो है कर्नाटक टॉप पे है, लेटराइट मिट्टी में होता है और 50% से अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में ही कहवा का होता है। क से कर्नाटक, क से कहवा। दूसरे पे केरल आता है जो कि आपके कर्नाटक के जस्ट नीचे है, और तीसरे पे तमिलनाडु आता है जो कि केरल के जस्ट नीचे या बगल में कह लीजिए। तो आप यहाँ जो है ट्रिक बना सकते हैं। कैसे ट्रिक बना सकते हैं? अरे, अरे से हो गया, ठीक है, अरेबिका, ये इसका जो है प्रजाति है, किस्म है। कहवा का मतलब कहवा हो गया। अरे कहवा रोला काके, रोला मतलब रोला, गांव में कहते हैं। अरे कहवा रोला काके तमिल, या तू, तमिल नहीं तू कहिए। अरे कहवा रोला काके तू, ठीक है। तो कहाँ रोके आए हैं, देखिए। अरे का मतलब अमेरिका, अरेबिका हो गया। कहवा का मतलब कहवा हो गया। रो का मतलब देखिए रोबस्टा हो जाएगा, और ला का मतलब लाइबेरिया। तो पहले वाली लाइन में इसका जो है प्रजाति मिल गया। काके, क से कर्नाटक, क से केरल, और तू से मतलब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। विश्व में बात करें तो कहवा सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है, पूरे दुनिया में उत्पादन। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो बात किया गया है वही हमने पीछे ही बताया है, कर्क और मकर रेखा के जो बीच का होता है। आगे हम बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन की। तो जितने भी खाद्यान्न होते हैं जो खाने वाले फसल हैं उसमें हम यूपी टॉप पर है, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे पंजाब है। सारा खाद्यान्न मिलाकर सबसे अधिक यूपी में होता है, फिर एमपी में, फिर पंजाब में होता है। खाद्यान्नों का हिस्सा देखें तो जितने भी खाद्यान्न का हिस्सा होता है 70% जो है खाद्यान्न का हिस्सा होता है। जितने भी फसल लगाए जाते हैं उसमें 70% ऐसे फसल होते हैं जो खाद्यान्न का हिस्सा होता है। ठीक है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखते हैं। तंबाकू दिया गया है, ये पुर्तगाली लेकर आए थे हमारे देश में, जिसको लोग सुरती कहते हैं गाँव की भाषा में। और ये आंध्र प्रदेश पे अधिक होता है। तो आंध्र प्रदेश मतलब आप यदि तंबाकू खाते हैं तो आप अंधे हो जाएंगे, ऐसे आप याद रखेंगे। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश में अधिक ये होता है और वहाँ पर अंधे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। इसके बाद पूरी दुनिया में बात करेंगे, चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे है तंबाकू में, और ब्राज़ील तीसरे पे। आप देख रहे हैं कि हर मामले में चीन पहले पे और भारत दूसरे पे है। रबर की बात करें तो ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ठीक है, और जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वहाँ का ये मूल पौधा है। और वर्तमान में भारत में बात करेंगे तो केरल में सबसे अधिक है, और दुनिया में सबसे अधिक रबर थाईलैंड में पाया जाता है। और साथ ही साथ थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। केरल में जो है मसालों की, जिसको रानी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे केसर का। केसर जो है फूल की जो है जो वर्तिकाग्र भाग होता है वहीं से प्राप्त होता है, बहुत महंगा मिलता है, 2.5 से 3 लाख रुपए किलो मिलता है। इसका उत्पादन जो है कश्मीर में होता है, तो भारत में सबसे अधिक कश्मीर में होता है। नारियल की बात करेंगे तो नारियल देखिए, यल ल केरल, नारियल सबसे अधिक अपने देश में केरल में होता है। दुनिया में सबसे अधिक इंडोनेशिया में, फिर फिलीपींस में, फिर भारत में। भारत नारियल के उत्पादन पे दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। मसाला की बात करेंगे तो विश्व में भारत उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक सब में मसाला में भारत टॉप पे है। सबसे अधिक उत्पादन भी करता है, सबसे अधिक उपभोग भी करता है, और फिर निर्यात भी कर देता है। ठीक है। इसलिए केरल को जो है मसालों का बगीचा या मसालों की रानी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये C4 पौधे मतलब कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन 4 पौधे हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ मतलब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख प्रजाति जो है, ध्यान दीजिए। आंवला की जो प्रमुख प्रजाति है वो कंचन है, बनारसी है और कृष्णा है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से आंवला पाई जाती है, तो इसकी प्रमुख प्रजाति कंचन, बनारसी, कृष्णा। मटर की मुख्य प्रजाति है अपर्णा, जो कि अपर्णा का मतलब जो पत्ती विहीन मटर होती है, और प्रकाश, 2 प्रजाति इसकी है। विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में पहले पे चीन, दूसरे पे भारत है। आगे बात करते हैं आम, केला, नींबू। तो आम, केला, नींबू तीनों में, आम, केला, नींबू तीनों में भारत पूरे दुनिया में उत्पादन में पहले स्थान पे है। एक आम है जो कि बड़ा फेमस है, जिसका नाम है अल्फांसो आम। ये महाराष्ट्र में होता है और ये विश्व प्रसिद्ध आम है।
अब चूंकि बेहतर आम है इसीलिए सबसे अधिक इसका निर्यात किया जाता है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, खोला गया था। ठीक है, जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रांतियां की हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। हरित क्रांति सबको मालूम है 1966-67 में आया था। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था और हमारे देश में इसके जनक MS विश्वनाथन थे। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन है। गुलाबी क्रांति जो है मांस उत्पादन है। ध्यान दीजिए, गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन। और भूरी क्रांति जो है ऊन, चमड़ा और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ऊन, चमड़ा और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे बादामी क्रांति जो है ये मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हेतु है। तो बादामी को आप जो है बादाम मत समझ लीजिएगा। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि लाल क्रांति मांस उत्पादन के लिए नहीं है, मांस उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति मानी जाती है, जबकि लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देती है और उससे भी टमाटर लाल होता ही है। गोल क्रांति आलू होता है, आलू गोल गोल होता है। स्वर्णिम क्रांति गोल्डन, ये जो है हार्टिकल्चर के लिए प्रयोग करता है, जिसमें फल सब्जी दोनों आते हैं और शहद उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो हार्टिकल्चर और शहद उत्पादन। शहद वैसे भी मधु आप देखते हैं कि गोल्डन कलर का होता है। और जो आपका रजत क्रांति होता है, सिल्वर उत्पादन होता है, ये अंडा उत्पादन को बढ़ावा देता है। इंद्रधनुष क्रांति आपको मालूम है कृषि के लिए है। जब बारिश हो जाता है तो उसके बाद इंद्रधनुष बनता है। और दूसरी जो हरी क्रांति आई थी वो कृषि के समावेशी विकास के लिए आया था। अभी हरी क्रांति की हम आगे भी बात करेंगे। आगे देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि जो गुलाबी क्रांति है, अभी पीछे हमने बात कर रहे थे कि जो गुलाबी क्रांति है ये मांस से संबंधित है, लेकिन गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से भी माना जाता है। परंतु WHO और भारत सरकार मांस उत्पादन को पिंक रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, मतलब गुलाबी क्रांति कहते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर मांस उत्पादन पूछा जाएगा तो आप गुलाबी क्रांति ही देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके जो है कुछ फसल यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए रबी की जो फसल होती है जिसमें मुख्यतः गेहूं की बुआई होती है, ये अक्टूबर से नवंबर महीने में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं एक दो बार जरूर आप पढ़ेंगे, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में ये काट लिया जाता है और इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। ठीक है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। अगला जायद की फसल होता है जो कि मार्च अप्रैल में बुआई होती है, जून जुलाई में काटा जाता है। इसमें वही आपके पानी वाले फल आते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां। दक्षिण भारत में रबी के मौसम में भी खरीफ फसलों की कृषि की जाती है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पर बारिश होता है जब मानसून आता है तो भी, और लौटते हुए मानसून से ही बारिश होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसमें भारत में हरित क्रांति की अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। 1960 का ये दशक देता है, जबकि ये गलत है, किताबों में देता है 1960 नहीं 1970 का दशक कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। 1966 से 67 में हुई थी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया था पंजाब में, उसके बाद हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको प्रमुखता से इसका प्रयोग किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के हैं को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कि भारत के हैं इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन का पिछले वर्ष 2023 में 98 वर्ष की अवस्था में जो है निधन हो गया है। सबसे अधिक अगर लाभान्वित कोई फसल हुआ था हरित क्रांति में तो वो गेहूं हुआ था। और हरित क्रांति पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक थी। और हरित क्रांति जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था। एक और पॉइंट बताते हुए चलें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का सुधार केंद्र ये मैक्सिको में स्थित है। ये तो आपकी 1966-67 में पहली क्रांति हो गई, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जो है 1983 से 84 में आई थी।
चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे, कृषि विधि और तकनीकी की बात करेंगे। एक एक पॉइंट का है, ध्यान से सुनिएगा। परती छोड़ना का मतलब कोई भी जमीन जो कृषि योग्य है 3 से 4 वर्ष के लिए खाली छोड़ देना। परती इसलिए छोड़ा जाता है ताकि उस जमीन की उर्वरता को बढ़ाया जा सके। चक्री कृषि क्या होता है, मतलब परती से नहीं बचना है, उसको छोड़ना ना पड़े, तो एक साल में कई प्रकार की भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं खेतों में, उसे चक्री कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि वो होता है जिसमें कृषि के साथ साथ पशु का भी पालन हो। रीले कृषि क्या कहते हैं कि एक कोई बड़ी फसल जो है खड़ी है और नीचे दूसरी कोई छोटी अन्य फसल लगाया जाए खेत में, तो उसे रीले कृषि कहते हैं। सस्य गहनता क्या होता है, एक खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही खेत में कई प्रकार की फसल उगा देते हैं, तो उसे कहते हैं सस्य गहनता। झूम कृषि जो है ये मुख्यतः जो है आपके पूर्वोत्तर राज्यों में फेमस है, ठीक है, जो 7 सिस्टर वाले हैं उधर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बार खेती करने के बाद उर्वरता की पुनः प्राप्ति के लिए उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह ही सब खेती करते हैं, और ये खास करके आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। फिर से जब इसकी उर्वरता बन जाती है तो पुनः आकर यहाँ पर खेती कर लेते हैं। निर्वाह कृषि क्या होता है, मानव और पशु बल का इसमें प्रयोग होता है, और ये पारंपरिक ढंग से होता है, जैसे पहले बैलों का प्रयोग होता था, दोनों बल का प्रयोग करते थे। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, ये व्यापारिक उद्देश्य से होता है, इसमें आधुनिक यंत्र का प्रयोग करते हैं पैसों के लिए। आगे बात करें, निगमित कृषि क्या होता है, खेती पर अधिकतम प्रभाव जो है निगम या कंपनी का होता है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कंपनी पैसा देती है और उत्पादन के बाद जो है अपना रेट पहले ही फिक्स कर लेती है। सहकारी कृषि क्या होता है, किसान लाभ के उद्देश्य से भूमि श्रम पूंजी को एकत्र करके जब खेती करते हैं तो उसे सहकारी खेती कहते हैं। आप देखिए गांव में बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कई सारे लोगों का जो है जमीन ले लेते हैं, या तो खरीद लेते हैं या तो रेहन पर ले लेते हैं, उसमें खुद भी मेहनत करते हैं और उसमें अच्छे से पूंजी भी लगाते हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर फिर किसान का उद्देश्य लाभ हो जाता है, ना कि सिर्फ जीवन यापन करना होता है। संविदा या अनुबंध कृषि क्या होती है, कृषक एवं खरीदार के बीच अनुबंध हो जाता है जो खरीदने वाला होता है, जैसे केला, आम, आलू, प्याज, टमाटर, ये जो है इसको कहते हैं संविदा या अनुबंध कृषि कहा जाता है। पहले समझौता हो जाता है, उसके बाद ये खेती की जाती है। अनुबंध कृषि में पहले नंबर पर पूरे देश में पंजाब अग्रणी राज्य है। जीएम फसल क्या होता है, पौधे के डीएनए, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको जीन कहा जाता है। तो पौधे के जीन में कृत्रिम बदलाव करके उत्पन्न जो फसल होता है उसको जीएम फसल कहा जाता है। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड, जैसे एग्जाम्पल में बीटी काटन, बीटी वैगन इत्यादि। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिजिनेसिस बैक्टीरिया। भारत में बीटी कपास का उत्पादन, केवल बीटी कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। सोपान कृषि क्या होती है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर की जाने वाली जो कृषि होती है उसे हम कहते हैं सोपान कृषि। और लास्ट आपका है बागानी कृषि क्या होता है, चाय, नारियल, रबर, कहवा, इलायची, हल्दी, मिर्च इत्यादि गैर खाद्यान्न होते हैं और नकदी फसल होते हैं, मतलब इसको आप खा नहीं सकते हैं, तो ये गैर खाद्यान्न होते हैं और नकदी फसल होते हैं, इन्हें कहते हैं बागवानी कृषि। आगे बात करेंगे, विश्व में कुछ जो है विशेष प्रकार के यहाँ पर एग्रीकल्चर के टाइप हैं, तो आइए देखते हैं कितने कितने टाइप हैं। विटीकल्चर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार 3 बार जरूर देखेंगे। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूरों का उत्पादन। पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन की क्रिया या उत्पादन। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन। हार्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी फसल, मतलब फल सब्जी का उत्पादन। ओलिवी कल्चर का मतलब होता है जैतून की कृषि, जैतून एक तेल होता है। एपी कल्चर का मतलब होता है शहद या मधुमक्खी पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों की कृषि। सिल्वी कल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। ओलेरी कल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि। और वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन जो होता है उसे कहते हैं वर्मी कल्चर। और जानते हैं आप केचुआ पालन से जो है भूमि की उर्वरता बढ़ती है, ठीक है, तो इसको जरूर 1-2 बार आप पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर हमारे देश के संस्थान हैं, उन संस्थानों को कवर करेंगे। तो देखिए, और कुछ यहाँ पर अभी बचा हुआ है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है।
एरोपोनिक्स मतलब पौधों को हवा में उगाना और पोमोलॉजी का मतलब फल विज्ञान होता है। आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख कृषि संस्थान हैं। संस्थान कहाँ पर स्थित है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो परिषद और अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पर है? दिल्ली में है। गन्ना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तंबाकू की बात करें तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और ये आंध्र प्रदेश में क्यों है? क्योंकि हम लोग पीछे अभी पढ़े भी हैं कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है, और गन्ना भी पढ़े हैं सबसे अधिक यूपी में होता है। तो जो जहाँ पर अधिक होता है अधिकांशतः उसका मुख्यालय वहीं मिलेगा। भारतीय चीनी संस्थान आपको कानपुर में देखने को मिल जाएगा, और कानपुर में ही अभी आप आगे देखेंगे भारतीय दलहन संस्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान आपको कासरगोड केरल में मिल जाएगा। यहाँ पर रोपड़ वाली फसलें जो है उगाई जाती हैं। आगे देखिए, आलू की बात करेंगे तो आलू आपका शिमला में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? शिमला। ठीक। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है, भेड़ की भी बात हम लोग करेंगे। भेड़ जो है ये हिसार हरियाणा में है। चावल की बात करेंगे, कटक होता है। कैसे याद करेंगे? चावल को आप ऐसे बिना पकाए खाइए तो दांत से जब इसको तोड़ेंगे तो कट कट की आवाज़ आएगी। तो चावल जो है कटक में है। डेयरी विकास बोर्ड, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, एक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो जो अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, इसीलिए करनाल। ठीक है, क्या करना पड़ता है? अनुसंधान के लिए करना पड़ता है। करनाल हरियाणा में है, जबकि विकास बोर्ड जो है ये आनंद अर्थात गुजरात में है। ठीक है, आगे देखिए, ICAR गन्ना प्रजनन शोध संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहेंगे तब तो लखनऊ हो जाएगा, लेकिन प्रजनन संस्थान की बात आएगा तो ये कोयम्बटूर में है, जो कि तमिलनाडु में है। केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान संस्थान, काफ़ी फिर से देख लीजिए, कर्नाटक में सबसे अधिक काफ़ी होती है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। तो आप चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ें। चिकमंगलूर में है, तो जहाँ पर अधिक होता है अधिकांशतः उसका मुख्यालय वहीं मिलेगा। आगे, राष्ट्रीय केला, केला की बात करें तो केला जो है आपको त्रिची में देखने को मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये हरियाणा के फरीदाबाद में मिलेगा। ठीक है, उर्वरक। आगे, टिड्डी चेतावनी संगठन जो है ये आपको जोधपुर में पड़ेगा, राजस्थान में। अब यहाँ पर क्यों है? अक्सर हमारे देश में जो टिड्डे होते हैं वो फसलों को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाते हैं, जिससे किसानों की बर्बादी होती है। और ये जो टिड्डे होते हैं ये हमारे देश में एंट्री जो है राजस्थान बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से करते हैं, इसलिए राजस्थान के जोधपुर में इसकी टिड्डी चेतावनी संगठन बनाया गया है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये जो है फरीदाबाद में पड़ेगा। ठीक है, जो कि हरियाणा में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये हैदराबाद पड़ेगा। ठीक है, तेलंगाना। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जो है संस्थान ये जयपुर में, राजस्थान के जयपुर, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन जो फॉर्म है ये हैसरघट्टा बंगलुरु में पड़ेगा। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म। ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा उत्तराखंड हो गया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, द्वीप है, अब चूंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार एक द्वीप भी है तो यहाँ पर इसके पोर्ट ब्लेयर पर पड़ेगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी पर पड़ता है। ठीक है, यूपी वैसे भी बहुत बड़ा आपका प्रदेश है, तो चारागाह वहीं पर है, झांसी में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है ये आपको गाजियाबाद में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपको जो है ये प्रौद्योगिकी से संबंधित है, मतलब ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो ये आपको शिमला में देखने को मिलेगा। और शिमला में आप पीछे आलू भी देखे हैं। ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में मिलेगा। ठीक है, तो पशुओं की अब जो है इज्जत हो रही है बरेली में, बरेली के बाजार में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान ये बंगलुरु में मिलेगा। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अनुसंधान संस्थान है, देख लीजिए। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, ये नाम कुछ रांची में मिलेगा। दलहन अभी हमने पीछे बताया है कि आपको कानपुर में मिलेगा।
ICAR समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में, ठीक है। जो किट मतलब फर्स्ट किट होता है किसी को चोट लगने पर। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपको शुष्क क्षेत्र आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राजस्थान में है और वहाँ पर शुष्क क्षेत्र है ही, वैसे वहाँ पर वर्षा होती नहीं है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, ये अभी हम आपको पढ़ाए भी हैं, ये आपको मैक्सिको में देखने को मिल जाएगा। और चावल वाला आपको फिलीपींस के मनीला में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बोर्ड की बात करेंगे। देखिए, कॉफ़ी बोर्ड जो है, क्योंकि संस्थान और बोर्ड दोनों कॉफ़ी का आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे अधिक होता है। रबर बोर्ड की बात करें तो केरल में रबर सबसे अधिक होता है, इसीलिए रबर बोर्ड यही हो गया। और हमने आपको बताया था कि रबर जो है ये अमेजन बेसिन ब्राज़ील से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। चाय की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में चाय बोर्ड है, और हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को 2004 में सबसे पहले GI टैग दिया गया था। तंबाकू सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है, तो बोर्ड भी आंध्र प्रदेश में ही होगा, गुंटूर में है। मसाला बोर्ड सबसे अधिक मसाला हमारे देश में केरल में होता है, मसालों का बगीचा या रानी भी कहा जाता है, इसलिए कोच्चि होगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है ये पुणे के महाराष्ट्र में होगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, ठीक है, ये आपका जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा। मात्स्यिकी में मत्स्य से संबंधित जो बोर्ड है ये आपको हैदराबाद में, और केंद्रीय रेशम बोर्ड आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर फसलों के कुछ रोग हैं, एक नज़र इन पे भी डालते हैं। देखिए, चावल में जो रोग लगता है वो ब्लास्ट और खैरा लगता है, तो खैरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गेहूं में रस्ट और करनाल बंट इम्पॉर्टेंट है। गन्ना में रेड रॉट और ग्रासी सूट, यहाँ पर रेड रॉट जो है इम्पॉर्टेंट है, आप देखते हैं गन्ना में वहाँ पर जो है लाल लाल हो जाता है। मक्का की बात करें तो वाइट बड यहाँ पर देखने को मिलता है, और सरसों में सफ़ेद किट देखने को मिलता है। क्लियर है। बाजरा में अरगट हरित बाल देखने को मिलता है। तिल में जो है फाइलौडी देखने को मिलता है। आलू में पछेता झुलसा, अगेता झुलसा, झुलसा ध्यान दीजिएगा आलू में, और ब्लैक हार्ड होता है, देखिए आलू के बीच में काला काला हो जाता है। केला में पनामा देखने को मिलता है, और धान में टुंगरो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पर उर्वरक की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। उर्वरक को जो है फर्टिलाइजर कहा जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण उर्वरक होते हैं NPK, उनको कहा जाता है। नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम, इनको स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है। स्थूल का मतलब सबसे बड़ा पोषक तत्व। इनके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और यहाँ पर सल्फर भी आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके बोरान, क्लोरीन, ठीक है, और कापर, यहाँ पर आयरन, मैग्नीज, जस्ता, मॉलिब्डेनम होता है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का आदर्श अनुपात क्या होता है, तो देख लीजिए NPK 4:2:1, NPK 4:2:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पौधे यूरिया से जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पोषक तत्व कौन सा? नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। और जो लोग कृषि से संबंधित होंगे या जो गांव से बिलोंग करते होंगे, अगर कभी खेत में गए होंगे तो उनके घर जो है खेत में छिड़काव के लिए यूरिया का जो है बोरा आता है, जिसमें लिखा जाता है कि नाइट्रोजन जो है 46% है। लेकिन अब उसका जो है, चूंकि वो जड़ों में जाता था तो उतना फ़ायदा नहीं करता था, तो अब बोरे की जगह पर जो है इफ़को कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया बनाया गया है, जो कि मात्र आधे लीटर में 1 बोरा का काम करेगा। और जब इसका जो है पानी के साथ छिड़काव करेंगे तो ये पड़की छिड़काव हेतु उचित होता है। तो जो नाइट्रोजन होते हैं ना, सबसे अधिक पत्तों के द्वारा अवशोषित होते हैं। यहाँ पर ये जो हो जाएगा। DAP एक उर्वरक है, एक खाद है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलर है, सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और आप सबके मालूम है, जब खेती होती है गेहूं की तो DAP का खाद जल्दी मिलता भी नहीं है, इतनी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसमें फास्फोरस 46% पाया जाता है और नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। हरी खाद क्या होती है? सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द तथा जंगली नील का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। इसको लोग जो है बोकर फिर जो है खेत में ही इसकी जुताई कर देते हैं, फिर एक बेहतर हरी खाद बन जाता है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह जो है रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपयोग में सबसे अधिक पुदुचेरी में खाद का प्रयोग होता है और दूसरे पे पंजाब में होता है। हेक्टेयर का मतलब आप जानते होंगे 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कौन बढ़ाते हैं? तो ये बैक्टीरिया, कवक, फफूंद और प्रोटोजोआ, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। दलहन फसल में राइजोबियम, धान के खेत में नील हरित शैवाल तथा एंजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। तो राइजोबियम भी एक जीवाणु है जो कि दलहन के फसल में है, और धान के खेत में नील हरित शैवाल और एजोला दोनों जो है ये जीवाणु है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। भारत में अब हम सिंचाई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में सिंचाई मुख्यतः जो है मानसून पर निर्भर है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई है तो भारत में 3 तरह के परियोजनाएं चलाई जाती हैं। मानसून पर निर्भर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बारिश नहीं होता है और उतनी सुविधा भी नहीं होती है, तो फिर सूखा भी पड़ जाता है। तो उसी से बचने के लिए सिंचाई है तो भारत में परियोजना चलाई गई है। पहला जो परियोजना है ये बृहद सिंचाई परियोजना है, जो कि 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक की कृषि योग्य भूमि के लिए होता है। दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना है जो कि 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए है। और तीसरा लघु सिंचाई परियोजना है जो कि 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि के लिए है। अब यहाँ पर जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेंगे, मध्यम और लघु ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि की 47.6% भूमि सिंचित भूमि की श्रेणी में आती है। तो जितनी कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर 47.6% भूमि जो है सिंचित भूमि की श्रेणी में उसको काउंट किया जाता है। उपयोग की उपलब्ध जल का 84% सिंचाई में उपयोग किया जाता है। मतलब जितना सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उसमें से 84% सिंचाई में प्रयोग हो पाता है। नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक भाग आपको यूपी में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कुआं एवं नलकूप द्वारा जो सिंचाई होता है ये सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में होता है, फिर राजस्थान। मतलब उत्तर प्रदेश में कुआं और नहर दोनों पे टॉप पे है, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। और आज भी पूरे भारत में सबसे अधिक सिंचाई वो होता है कुआं और नलकूप के माध्यम से ही, लगभग 63 से 64% सिंचाई होती है। जो तालाब सिंचाई है ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख विधि है, क्योंकि दक्षिण भारत में आपको जो नहर परियोजना है ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस मामले में पहले स्थान पे आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा तालाब सिंचाई में। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत जो है, अगर परसेंटेज देखें तो पंजाब पहले पे आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर यूपी आता है इसमें। ठीक है, जितना कृषि भूमि है, जितना सिंचित भूमि है, उसमें प्रतिशत देखें तो सबसे अधिक पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं पशुपालन की। तो देखिए, पशुपालन की अगर हम बात करें तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। पशुपालन कृषि की सहायक क्रिया है। क्या है भाई? सहायक क्रिया। उसके साथ साथ इस क्रिया को भी किया जाता है। इसे स्टॉक फार्मिंग या रैंचिंग खेती मतलब चराना भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन, अब इस पशुपालन से क्या क्या मिलता है? दूध का उत्पादन होता है। मालवाहक मतलब सामान को ढोने के कार्य में आते हैं। कृषि कार्य में आते हैं, जैसे बैल हो गए। खाद बनाने के कार्य में आते हैं। भेड़ों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं और चमड़ा प्राप्ति हेतु जो है पशुपालन किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जो मवेशी हैं, जो पालतू पशु हैं, वो भारत में पाए जाते हैं। और विश्व की आधी भैंसें भारत में, ठीक है, जो कि भारत के कुल पशु जितने हैं उसमें से 21% भाग जो है भैंसों का है, जो कि दुनिया की आधी भैंसें हैं। दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है भारत का ही है, नो डाउट है। और यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में भारत में सर्वाधिक जो योगदान है वो भैंसों का है। सबसे अधिक दूध जो है भैंसों से ही प्राप्त होता है। 2019 की पशु धन गणना के अनुसार पहले पे जो है सबसे अधिक पशुधन पश्चिम बंगाल में, दूसरे पे यूपी है और तीसरे पे एमपी है। मवेशी है। मवेशी का मतलब जो 4 पैर वाले होते हैं, जिसमें गाय, बैल ये सब आते हैं। ठीक है, तो 2019 की पशुधन गणना हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल टॉप पर है, यूपी सेकंड पे है। भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक जो है देश है, जो कि श्वेत क्रांति आई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके हेड भी थे।
देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको एक जानना है, अंदेश नगर जो कि लखीमपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो यूपी स्पेशल वाला विशेष ध्यान दीजिएगा। लखीमपुर में केंद्रीय पशु जो है प्रजनन केंद्र है, अंदेश नगर। आगे हम बात करेंगे तो भारत में भैंसों की ये प्रमुख नस्ल है, एक बार देख लीजिए। जो मुर्रा नस्ल होती है ये पंजाब हरियाणा में पाई जाती है, भैंस की नस्ल है। नीली रावी जो है ये भी पंजाब में पाई जाती है। भदावरी जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नागपुरी महाराष्ट्र में, और सुरती जाफराबादी मेहसाणा ये गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में गायों की प्रमुख जो नस्लें हैं, पहले साहीवाल गाय होती है, ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है और ये पंजाब राजस्थान में देखने को मिलती हैं। उसके बाद गिर तो आपका जो है नेशनल पार्क भी है, पर्वत भी है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वहाँ पर ये नस्ल गाय की पाई जाती है। सिंधी गायें जो है ये भी गुजरात में देखने को मिलती हैं, सिंधी जनजाति भी गुजरात में है। कंकरेज और थारपारकर ये राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलती हैं, और देवनी ये कर्नाटक महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, तो इसको भी 1-2 बार जरूर पढ़ें। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर देश में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र हैं, इसकी बात कर चुके थे। थोड़ा सा और आपका पॉइंट बचा हुआ है, भेड़। इनका जो है इनसे जो है ऊन और मांस का उत्पादन होता है। भारत का विश्व में भेड़ में तीसरा स्थान है, पहले पे चीन, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, और भारत में तेलंगाना में सबसे अधिक भेड़ की संख्या है। बकरी की बात करें तो गोट कहते हैं। बकरी को जो है गरीबों की कामधेनु कहा जाता है। पहले स्थान पे बकरी उत्पादन में चीन है, दूसरे पे भारत है, और जबकि भेड़ में भारत तीसरे स्थान पर है, चीन ऑस्ट्रेलिया के बाद। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो भारत में जो है सबसे अधिक बकरी के जो है दूध का उत्पादन होता है, और इनके दूध में जो है जो बकरी का जो दूध होता है एफी, मतलब इनमें आयरन और पोटेशियम दोनों भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत में अगर हम संख्या की बात करें तो सबसे अधिक बकरी जो है राजस्थान में पाई जाती है। एक बकरी होती है पश्मीना बकरी, जो कि कश्मीर में पाई जाती है। ऊन से विश्व प्रसिद्ध, इस बकरी से ऊन निकाला जाता है और विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल बनाया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये पश्मीना बकरी से बनाया जाता है, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, वैसे भी कश्मीरी शाल बहुत फेमस है। जमुना पारी जो कि यूपी का है, सर्वाधिक मतलब यूपी की ये जो है बकरी की प्रजाति है, यूपी में पाई जाती है, मुख्यतः सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कही जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है कुक्कुट पालन क्या होता है, तो देखिए इसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। इसमें मुर्गी आता है, बत्तख आता है और टर्का आता है। टर्का भी जो है आपके बत्तख की ही तरह होता है, ये अमेरिका में पाया जाता है। इनसे 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है, मांस और अंडा की। भारत कुक्कुट पालन में तमिलनाडु टॉप पे है, सबसे नीचे। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश आ जाइए, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर, और उसके थोड़ा सा और जस्ट ऊपर आइए तेलंगाना। तो नीचे से आ जाइए आप ऊपर तक, ये तीनों टॉप पर हैं। अंडा उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंडा उत्पादन होता है, और दूसरे पे तमिलनाडु है। तो जब यहीं पर आपके मुर्गी, बत्तख और टर्का है तो उत्पादन भी यहीं होगा। ठीक है, मुर्गी की जो प्रमुख नस्लें हैं देख लीजिए, वो न्यू हैम्पशायर है, रोड आइलैंड रेड है, व्हाइट लेग हर्न है, और कड़कनाथ, ये जो है मुर्गी की प्रमुख नस्लें हैं। आगे हम बात करेंगे रेशम कीट पालन की, तो इसको सिल्क वॉर्म जो है रियरिंग कहा जाता है। पहले स्थान पे कर्नाटक है, और रेशम कीट का जो है ये जो किस्म है मलबरी कर्नाटक में पाया जाता है। कौन सा? मलबरी। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे आएगा। रेशम की 5 मुख्य वाणिज्यिक किस्में हैं, जिसमें मलबरी हमने बताया कर्नाटक में होगा। एरी और मूंगा ये दोनों असम में होती हैं रेशम की किस्म। ट्रॉपिकल टसर ये झारखंड में, और ओक टसर ये जो है आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। और ये जो आपको ये 5 किस्म दिख रही है और रेशम की, मलबरी, एरी, मूंगा, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं, और ये लास्ट स्लाइड होगा आपका। मत्स्य फिशिंग कहते हैं। मछली उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पे है, पहले पे चीन और दूसरे पे कौन है? इंडोनेशिया है। भारत में बात करें तो मछली उत्पादन पे टॉप पे गुजरात है। गुजरात आपको मालूम है सबसे अधिक तट जो है समुद्री तट इसी का है। दूसरे नंबर पे गुजरात से नीचे आएंगे तो आपको नीचे वाले हिस्से में केरल देखने को मिलेगा।
तीसरे नंबर तमिलनाडु उसी के बगल में देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु से थोड़ा सा दाएं साइड में ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो मछली उत्पादन वहीं होगा जहां समुद्र का तट होगा। तो ये सारे तटीय राज्य हैं, ठीक है। भारत का अलवण जल की मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन के बाद दूसरा स्थान है अगर अलवण जल मछली उत्पादन की बात किया जाएगा। और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ऐसे तो चौथे स्थान पे है, लेकिन अंतर्देशीय की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन का मतलब होता है कि जब मछली का उत्पादन हम नहर से करें, तालाब से करें, जलाशय से करें और नदी से करें तो उसे अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। पूरा जो है भारतीय कृषि जो है, इसको ध्यान से आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लें, पीडीएफ निकाल कर 1-2 बार पढ़ लें। आपके 5 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पक्के हैं, इससे बाहर से नहीं आएंगे। और जो दृष्टि की ये बुक है ROARO की, इसकी आप महत्ता समझ सकते हैं कि केवल ईमानदारी से जीएस की इस बुक को ही पढ़ लीजिए तो भी ROARO का जीएस आप जो है क्लियर कर देंगे, ROARO का प्री भी क्वालिफाई कर देंगे। बाकी अगले वीडियो और शानदार सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।